नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कृषि को लेकर, और राजस्थान की कृषि के बारे में आज अपन कुछ महत्वपूर्ण फसलों को लेकर बात कर रहे थे। वो जो बची हुई थी उनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से देखिए बात करते हैं। राजस्थान में कृषि अपनी चल रही थी और लगभग महत्वपूर्ण फसलों के बारे में हम बात कर चुके थे। आज जिन फसलों के बारे में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मित्रों गेहूं के बारे में। गेहूं, देखिए, गेहूं की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात होती है दोस्तों, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, वो करता है सर्वाधिक उत्पादन, ये करता है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर मैं बात करूं गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो गेहूं का राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन करता है पंजाब। देखो, सर्वाधिक उत्पादन करता है यूपी और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करता है पंजाब। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक का मतलब है कम क्षेत्र में ज्यादा उपज देने वाला, या किस राज्य में कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो वो है पंजाब। और सर्वाधिक गेहूं जो उत्पादित होते हैं वो कहां होते हैं? जैसे मान के चलते हैं कि यूपी की मैं बात करूं और ये आपका पंजाब, ठीक है। तो यूपी की अगर जैसे बात करें कि यूपी में मान के चलिएगा 10 बीघा गेहूं है और उसमें कितनी बोरी हो रही है? 100 बोरी गेहूं की हो रही है, ठीक है। और यहीं पर जो पंजाब की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर कितने हैं? 5 बीघा है और इसमें कितनी हो रही है? तो आप यूं कह सकते हैं कि यहां पर जो है गेहूं का उत्पादन हो रहा है 80 80 बोरी, मतलब 80 बोरी भर रही है। मतलब 80 क्विंटल भी आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से आप मतलब समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर देखिएगा 10 में 100 बोरी, मतलब प्रत्येक 1 बीघा की कितनी हो गई? 10 हो गई। और यहां पर देखिएगा 5 में 80, मतलब यहां पर ज्यादा आ रहा है, 1 बीघा में ज्यादा, मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा उपज देने वाला जो स्टेट है, या ज्यादा उपज जो होती है, ज्यादा पैदा जो होती है, वो कहां पर होती है? वो आपके पंजाब में होती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन सर्वाधिक, क्योंकि सर्वाधिक तो यहां पर हो रही है 100, वहां पर तो 80 हो रही है, तो इसलिए सर्वाधिक कहां पर है? यूपी में होती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं अगर इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गेहूं चावल के बाद, चावल के बाद सर्वाधिक लोगों द्वारा खाई जाने वाली फसल है। या यूं कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों में अगर मैं बात करूं, मतलब खाद्यान्न फसलों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो चावल खाए जाते हैं। चावल के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? गेहूं का आता है। भारत में सर्वाधिक चावल, और चावल के बाद किसका? तो गेहूं का आता है। वैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी खाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा या सर्वाधिक खाई जाने वाली या खाद्यान्न जो फसल है वो कौन सी है? वो आपकी गेहूं है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको गेहूं के बारे में? राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होता है? ध्यान रखना है दोस्तों, देखो पहले तो ये ध्यान रखना है, भारत में यूपी में प्रति हेक्टेयर, पंजाब में सर्वाधिक लोगों के द्वारा मतलब खाई जाने वाली फसल की बात करें, या वो खाद्यान्न फसल जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा भारत में खाई जाती है, वो चावल है। और उसके बाद नंबर आता है गेहूं का। लेकिन बात अगर हम राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या खाते हैं? गेहूं खाने के काम में लेते हैं, या खाद्यान्न फसल में सबसे प्रथम स्थान पर जो आती है वो गेहूं ही आती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गेहूं का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन,
सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो गंगानगर करता है। वर्तमान में कौन करता है? गंगानगर करता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसी कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। देखिए गेहूं की अगर बात करें हम, तो गेहूं की जो कृषि है, गेहूं की कृषि मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में की जाती है। क्षेत्रों में की जाती हैं। मतलब मुख्य रूप से ये जो गेहूं की कृषि है वो कहां पर की जाती है? तो गेहूं की कृषि मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में की जाती है। जिसकी किस्मों को लेकर भी हम बात करें तो काफी किस्में इसकी, जैसे कोहिनूर में बात करूं इसकी किस्मों के बारे में, सोनालिका, सरबती सोना, 3077, 3765 आदि गेहूं की किस्में हैं। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रख लें। बात कर रहे हैं गेहूं की, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। और इस श्री गंगानगर को क्या कहते हैं? इस श्री गंगानगर को कहा जाता है दोस्तों अन्न का कटोरा, इसको कहा जाता है। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से जो की जाती है वो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसकी कृषि की जाती है। या यूं कह सकते हैं कि मुख्यतः मैदानी भाग में मुख्य रूप से इसकी कृषि की जाती है। और बात करें तो इसकी किस्मों में कोहिनूर, सोनालिका, सरबती सोना, 3077, 3765 आदि ये क्या है? ये गेहूं की किस्में हैं। क्या है? तो ये गेहूं की किस्में हैं। चलिएगा अब मैं बात करता हूं दोस्तों, देखिएगा गेहूं के बारे में ज्यादातर आपको जो ध्यान रखना है, अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है? धान का कटोरा और अन्न का कटोरा दोनों अलग अलग है दोस्तों। धान का कटोरा वो किसको कहते हैं? हनुमानगढ़ को कहते हैं। और धान की ढलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लें। मैंने आपको शायद पहले भी बता दिया है, इसके बारे में अच्छे से आप ध्यान रखें। तो इसकी कृषि कौन से बेल्ट में होती है? कैसी मृदा इसके लिए प्रयुक्त मानी जाती है? सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? इसकी मुख्य जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है? सर्वाधिक लोगों के द्वारा राजस्थान में एक खाद्यान्न फसल है, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल के रूप में काम में ली जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? तो वो भी आपकी गेहूं है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, भारत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा चावल खाई जाती है। और चावल के बाद जो नंबर आता है वो गेहूं का ही आता है। किसका आता है? गेहूं का आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि राजस्थान में पहला है और भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ये लोगों के द्वारा ये खाई जाने वाली फसल है आपकी कौन सी? गेहूं। ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगली फसल की बात कर, और अगली फसल है अपनी जो, देखिएगा जो का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश करता है। अगर मैं बात करता हूं जो का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर करता है। राजस्थान में कौन करता है? जयपुर। भारत में कौन करता है? यूपी करता है। देखिए
दोस्तों जो है, जो का जो प्रयोग है, जो का प्रयोग मुख्य रूप से बियर बनाने व पशु आहार के निर्माण में किया जाता है। देखो, जो के बारे में क्या ध्यान आपको रखना है, तो दो चीजें मोटी मोटी इसके बारे में ध्यान रखनी है दोस्तों, कि भारत में सर्वाधिक जौ का उत्पादन यूपी करता है और राजस्थान में सर्वाधिक जौ का उत्पादन जयपुर करता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है, जौ का प्रयोग देखिए, वैसे खाने के काम में भी इसको लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो किस काम में लेते हैं हम इसको, तो एक तो इससे बियर बनती है। क्या बनती है? तो इससे शराब मतलब बियर बनती है इससे, और बियर के अलावा इसको पशु आहार के रूप में भी इसको काम में लेते हैं, और मधुमेह रोग के निवारक हेतु भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बियर और पशु आहार में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। पशु आहार के निर्माण में मुख्य रूप से इसका योगदान प्रयोग होता है जौ का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा जिला आप ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर इन फसलों के बारे में आपसे जिला ही पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, और हम उसी हिसाब से इसका अध्ययन कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम उसको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं बीएसटीसी और प्री बीएड के हिसाब से। ठीक है, चलिएगा आगे बात करता हूं दोस्तों मैं, और अगली देखिएगा, सब लगभग महत्वपूर्ण फसलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सरसों की बात कर ली हमने, कपास, सोयाबीन, सारी बातें हमने, गन्ना, लगभग चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, मूंगफली के बारे में बातें कर ली है, मक्का के बारे में हमने बात कर ली है। अब कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी जो फसलें हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं जवार के बारे में, थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, और जवार के बारे में क्या ध्यान रखना है अपने को, तो देखिए जवार के बारे में जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ध्यान में ये रखनी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो जवार है, जवार को गरीब की रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की रोटी कहते हैं। क्लियर? इसी जवार को सोरगम भी कहते हैं। जवार को क्या कहा जाता है? तो जवार को सोरगम भी इसको कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों जवार का उत्पादन। जवार का भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। और बात करूं मैं जवार के उत्पादन की राजस्थान में, तो जवार का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन ये होता है अजमेर में। कहां होता है? अजमेर में होता है। तो ध्यान रखें, जवार का भारत में, सॉरी, जवार को गरीब की रोटी के नाम से भी जाना जाता है, गरीब की रोटी भी कहा जाता है। और वैसे जवार को क्या कहा जाता है? मोटे अनाजों का राजा। रानी किसको कहते हैं? मक्की को कहते हैं, मक्का को कहते हैं, जो मैंने बता दिया है। गरीब की रोटी भी इसको कहते हैं, सोरगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र इसका करता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिला इसका करता है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में जवार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर करता है, और भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र करता है। और इसकी कृषि के लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। यूं कह सकते हैं कि काली मृदा वाले बेल्ट में, काली मृदा वाला जो बेल्ट है, काली मृदा वाले जो क्षेत्र हैं, मुख्यतः वहां पर इसकी कृषि की जानी चाहिए, या मुख्यतः उन क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख ले, इसके बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए फटाफट से।
चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं तंबाकू के बारे में। आ जाइए बात कर लेते हैं तंबाकू। तंबाकू के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है? तंबाकू के बारे में आपको जो ध्यान रखना है, तंबाकू के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है तंबाकू का भारत में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। पहली चीज। नेक्स्ट, आगे आपको क्या ध्यान रखना है? आगे आपको ध्यान रखना है तंबाकू का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अलवर करता है। कौन करता है? तो अलवर करता है। तो पहली चीज तो आपको यह क्लियर हो जानी चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू कहां पर होती है? अलवर में होती है, पहली चीज। नेक्स्ट, इस तंबाकू की अगर मैं किस्मों की बात करता हूं, किस्में, तो मुख्यतः दो किस्मों के बारे में अपने को ध्यान रखना होता है। और वो दो किस्में कौन सी है? एक निकोटिना टुबेकम और एक है निकोटिना रस्टिका। निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका। अब देखें इसमें से सर्वाधिक कौन सी बोई जाती है? मुख्यतः भारत में दो ज्यादा बोई जाती है और इसमें से सर्वाधिक बोई जाने वाली जो राजस्थान में है वो है निकोटिना रस्टिका, सर्वाधिक बोई जाती है। सर्वाधिक बोई जाती है, बोई जाती है। तो सर्वाधिक बोई जाने वाली कौन सी है? निकोटिना रस्टिका है। निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और निकोटिना टुबेकम जो है, निकोटिना टुबेकम की अगर मैं बात करूं, निकोटिना रस्टिका, ये दो किस्में मुख्यतः बोई जाती है, जिनमें से सर्वाधिक बोई जाने वाली की अगर हम बात करते हैं तो वो है निकोटिना रस्टिका। कौन सी है? निकोटिना रस्टिका है। अब यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसमें रोग कौन सा लगता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें लगने वाले रोग की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक रोग लगता है मोजेक, मोजेक रोग। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मोजेक रोग कौन सी फसल में लगता है? मोजेक रोग के कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। किसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? तो मोजेक रोग के कारण आपके जो तंबाकू है, इस तंबाकू की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दोस्तों देखिए, बात कर रहे हैं हम तंबाकू का उत्पादन या तंबाकू का भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है, पहली चीज। नंबर दो, राजस्थान में कौन करता है? राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आपका अलवर है। और तंबाकू की किस्में कौन कौन सी मुख्यतः बोई जाती है? निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका, जिसमें से सर्वाधिक बोई जाने वाली किस्म कौन सी है? निकोटिना रस्टिका है। बात करें इसमें कौन सा रोग लगता है, तो मोजेक रोग लगता है। और मोजेक रोग लगने के कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा चुका है कि किस रोग के कारण तंबाकू की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखना है, मोजेक रोग के कारण तंबाकू की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। या यूं कह सकते हैं कि मोजेक रोग किसमें लगता है? तंबाकू की फसल में। या यूं हो सकता है क्वेश्चन की तंबाकू में कौन सा रोग लगता है? तो मोजेक रोग लगता है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं।
चलिए, इसबगोल, और इसी को आप घोड़ा जीरा भी कहते हैं, घोड़ा जीरा या इसबगोल। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, इसका वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, सर्वाधिक उत्पादन तो पहले जालोर हुआ करता था दोस्तों, अभी बाड़मेर है, ध्यान देना बाड़मेर है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, इसबगोल मंडी, ये भीनमाल में है, भीनमाल, और भीनमाल कहां पड़ता है, जालोर में। भीनमाल में है और भीनमाल कहां पड़ता है, जालोर में। तो मंडी कहां है, भीनमाल जालोर में है, किसकी, इसबगोल मंडी। और इसबगोल मंडी जो है, इसबगोल का कारखाना कहां पर है, इसबगोल कारखाना तो यह है आपका आबू रोड, सिरोही। तो ये भी ध्यान रख लें, इसके बारे में ज्यादातर यही पूछा जाता है, इसबगोल की मंडी या इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो इसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता था वो था आपका जालोर, लेकिन अभी जो करता है वो है आपका बाड़मेर। तो ध्यान रखें, बाड़मेर सर्वाधिक उत्पादन करता है और इसकी मंडी कहां पर है, भीनमाल जालोर में है, जिसको स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा भी वैसे कहा जाता है। और इसका जो कारखाना है वो आबू रोड या सिरोही में इसका कारखाना है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मादक पदार्थों में जैसे अभी हमने तंबाकू की बात की, वैसे एक और यहां से पूछा जा सकता है आपसे, अफीम। अफीम के बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं हम, अफीम का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो अफीम का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो है आपका चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। इस अफीम को क्या कहा जाता है, तो अफीम को काला सोना भी कहते हैं, काला सोना कहते हैं, क्लियर, काला सोना कहते हैं किसको, अफीम को। नेक्स्ट, अफीम जो है आपकी, इस अफीम की कृषि हेतु सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। मतलब अगर आप अफीम की कृषि करते हैं तो इस अफीम की कृषि के लिए आपको पहले सर्टिफिकेट, अनुमति लेना जरूरी है। वैसे इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है वो चित्तौड़गढ़ है, और इसको काला सोना के नाम से भी इसको जाना जाता है, काला सोना भी इसको कहा जाता है। और इसकी कृषि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है सरकार से, राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। और उसमें भी मतलब जितना भूमि के लिए आपको बताया गया है, जितनी की आपने अनुमति ली है उससे ज्यादा आप उसमें नहीं बो सकते, और वो सारा सब कुछ देख रेख के अंतर्गत होता है, वो सारा सब कुछ सरकार के देख रेख के अंतर्गत होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैं जो ये छोटी छोटी जो चीजें बता रहा हूं दोस्तों, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं छोटी छोटी फसलें या ऐसी फसलें जिनका ज्यादा डेटा नहीं है
वो ही फसलें बताऊंगा आपको जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जैसे मूंग, ओट, मोठ, उड़द, ये चीजें कभी नहीं पूछी जाती है, ना पूछी जाएगी आपसे, टेंशन ही मत लेना उनकी तो, ठीक है। और जो पूछी जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, नो टेंशन रहिए आप। देखिए, मेहंदी, मेहंदी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? सर्वाधिक उत्पादन ये जो होता है मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन, वो कहां पर होता है? तो ये होता है आपका सोजत में, और सोजत कहां पड़ता है? पाली में, सोजत पाली। लेकिन यहां क्वेश्चन अगर चेंज हो जाता है कि लाल सुर्ख मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाल सुर्ख मेहंदी गिलूंड, गिलूंड राज संबंध की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? तो गिलूंड की, और गिलूंड कहां पड़ता है? आपका राज संबंध में पड़ता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो मेहंदी मंडी कहां है? मेहंदी मंडी जो है वो है आपकी सोजत में, और सोजत कहां पड़ता है? पाली में। तो मेहंदी को लेकर क्या चीज, तीन फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन सोजत पाली में होता है, लेकिन अगर पूछे कि लाल सुर्ख मेहंदी, मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, सीधा अगर ये पूछे कि मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा सोजत। मेहंदी कहां की पॉपुलर है? सोजत की, सोजत पड़ता है पाली में। लेकिन क्वेश्चन लाल सुर्ख मेहंदी की पूछता है कि लाल सुर्ख मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है, फिर आपका आंसर हो जाएगा गिलूंड, और गिलूंड कहां पड़ता है? राज संबंध में। मेहंदी मंडी कहां है? ये सोजत में है, और सोजत कहां पड़ता है? पाली में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, इनके बारे में अच्छे से आपको ध्यान होना अनिवार्य है मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रख लें। एक बार मैं ऐसे करता हूं, जो पूरी मंडियां हैं, मंडियां ठोक देता हूं एक साथ, पूरी की पूरी मंडियां बता देता हूं आपको पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम मंडियां पढ़ देखते हैं, एक बार पूरी मंडियां पढ़ लेते हैं। चलिए, मंडियों की बात करता हूं मैं, सबसे पहले मंडियां बता देता हूं आपको एक साथ ही, लीजिए। सरसों मंडी, सुमेरपुर, और सुमेरपुर कहां पड़ता है? पाली में। नंबर 2 पर बात करें, मूंगफली मंडी, और मूंगफली मंडी कहां है? लोणकरण सरे, और ये कहां पड़ता है? बीकानेर में। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम आंवला मंडी, और आंवला मंडी आपकी कहां पर है? चौमू जयपुर में। बेर मंडी, ये भी कहां पर है? चौमू जयपुर में। बेर को दोस्तों गरीब का फल कहते हैं, बेर को गरीब का फल कहते हैं, और ये चीज मैंने पहले आपको बता दी है कि मूंगफली को गरीब का बादाम कहते हैं, मूंगफली जब पढ़ाया तब बता दिया था। चलिए आगे चलते हैं। बेर मंडी कहां पर है? चौमू जयपुर में है। आंवला मंडी कहां है? चौमू जयपुर में है। पुष्प मंडी कहां है? पुष्प मंडी पुष्कर में है, और पुष्कर कहां है? अजमेर में है। पुष्कर, अजमेर। क्लियर? चलिएगा, सरसों मंडी, मूंगफली मंडी, आंवला मंडी, बेर मंडी, और बेर को गरीबों का फल कहते हैं, पुष्प मंडी। इसके बाद आगे बात करते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, टमाटर मंडी,
टमाटर मंडी बस्सी, और बस्सी कौन सी वाली? जयपुर वाली। टिंडा मंडी, और टिंडा मंडी कहाँ है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। वैसे दो हैं लेकिन मैं जयपुर वाले की बात कर रहा हूं। फिर बात करता हूं सब्जी मंडी, या मैं मंडी के बारे में, इसके बारे में बता देता हूं आपको। मुहाना मंडी, ध्यान देना इसका नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले सब्जी मंडी, मुहाना, सांगानेर, जयपुर। मुहाना में होने के कारण इसको मुहाना मंडी भी कहते हैं। वैसे इसका जो नाम है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले सब्जी मंडी, और ये है कहां पर? ये मुहाना गांव में है। और मुहाना गांव कहां पड़ता है? सांगानेर तहसील जयपुर में पड़ता है। तो ये जो मंडी है, ये मुहाना मंडी, ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, सब्जी मंडी कौन सी है? तो ये है आपकी मुहाना मंडी। और ऊन मंडी के बारे में बात करें, कहां पर है? ऊन मंडी है आपकी बीकानेर में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख ले, ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है ऊन मंडी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। लिख लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं दोस्तों लहसुन मंडी, और फिर आपकी आती है अश्वगंधा मंडी, संतरा मंडी, धनिया मंडी, धनिया मंडी, लहसुन मंडी, अश्वगंधा मंडी, संतरा मंडी, धनिया मंडी। एक और लिख लेना, संगमरमर मंडी। और इसके बाद में बात करूं, लिख लो पहले ये कहां कहां पर है? अश्वगंधा मंडी झालरा पाटन, झालावाड़। संतरा मंडी धनिया मंडी संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर। तो ये कुछ मंडियां थी जिनके बारे में भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी मंडी कहां पर है। ठीक है, अश्वगंधा मंडी, संतरा मंडी, धनिया मंडी, संगमरमर मंडी, बेर मंडी, आंवला मंडी, सरसों मंडी, मूंगफली मंडी, सब्जी मंडी, प्याज मंडी, मिर्च मंडी,
सोहिला टोंक और एक जोधपुर में भी है। मथानिया जोधपुर की मिर्ची प्रसिद्ध है, लाल मिर्च। वैसे हरी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। जीरा मंडी, लिखते चलना मेरे साथ के साथ। ये भी जो है तो ये भी दोनों ध्यान रख लेना आप। इतनी बहुत है मंडिया। गवार गम उद्योग जोधपुर में है। गवार गम उद्योग जोधपुर। क्लियर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कृषि से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो या तो आपसे पूछे जाएंगे फसलों के बारे में कि कौन सी खरीफ की है और कौन सी रबी की है, या तो फिर आपसे पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण फसलें, जैसे मैं बात कर रहा हूं गन्ना की, कपास, तंबाकू, अफीम। जो महत्वपूर्ण जो किस्में हैं यहाँ से, जैसे तंबाकू हुई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अन्यत्र फिर आपसे मंडी पूछ सकता है, और अगर मंडी भी ना पूछे तो देखो कुछ क्रांतियां जो आई थी उन क्रांतियों से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और वो क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, अभी बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको सरसों के बारे में बताया था उस समय हमने ये भी बात की थी दोस्तों कि सरसों की सरसों पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि तिलहन उत्पादन के लिए एक क्रांति आई थी, और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पीली क्रांति जो आई थी दोस्तों, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में बढ़ावा करने हेतु, या यूं कह सकते हैं कि तिलहन उत्पादन में बढ़ावा हेतु जो क्रांति आई थी उसको क्या कहते हैं, या फिर पीली क्रांति का जो मेन टारगेट था, मेन उद्देश्य था, वो क्या था। तो उसका जो मेन टारगेट, मेन उद्देश्य जो था दोस्तों, वो था तिलहन उत्पादन में बढ़ावा। लेकिन उसका सर्वाधिक प्रभाव जिस फसल पर देखने को मिलता है, उसका सर्वाधिक प्रभाव जिस फसल पर पड़ा वो कौन सी है, तो वो सरसों थी। तो इस प्रकार से इन क्रांतियों के बारे में भी हमें देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हमने सारी लगभग वो सारी महत्वपूर्ण फसलों के बारे में अध्ययन किया जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन से बन जाते हैं। और अधिकतर मैं आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके एग्जाम में कृषि से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अधिकतर पहली जो चॉइस, या पहली जो मैं बात करूं पहला जो क्वेश्चन बनने के जो चांस है वो लगभग 99% यही है कि आपसे अधिकतर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी खरीफ की है और कौन सी रबी की है। 3 दे देगा खरीफ की और 1 दे देगा रबी की, बोल देगा निम्न में से कौन सी खरीफ की नहीं है। उसमें से आपको यह छांटना है कि इसमें कौन सी रबी की है, क्योंकि खरीफ की नहीं है तो रबी की होगी या फिर जायद की होगी, तो उनमें से वो छांटनी है। अब जायद की तो आपको क्या है पता चल जाती है, इसलिए वो अधिकतर जायद की नहीं डालकर रबी की डालेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर आपको एग्जाम में या फिर पिछले एग्जामों में देखे गए हैं। ज्यादातर कृषि से रिलेटेड वही से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा अगर अंदर की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण 2-4 फसलें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं, कपास हुआ, गन्ना हुआ, सोयाबीन हुआ, आपके तंबाकू, अफीम, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और वहां से नहीं बनते तो फिर ज्यादातर दोस्तों आपसे मंडी पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी इससे डीप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और अगर मैं आगे बात करूं, देखिएगा कई छोटी छोटी चीजें हैं जहां से अक्सर एग्जाम में है 2-4 लाइन की इनकी डिटेल, लेकिन अक्सर एग्जाम में वहां से पूछ लेते हैं। जैसे हरी मेथी के लिए पूछ लेते हैं, पान मेथी, हरी मेथी, कस्तूरी मेथी, खुशबूदार मेथी कहां की प्रसिद्ध है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है, इनके बारे में भी थोड़ा अपने को लिख लेना है, ऐड कर लेना है अपने इसमें। तो देखिएगा बता देता हूं मैं आपको, नाम सुना होगा आपने पान मेथी का, पान मेथी, हरी मेथी, कस्तूरी मेथी या खुशबूदार मेथी।
पान मेथी, हरी मेथी, कस्तूरी मेथी या खुशबूदार मेथी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये मेथी जो है ये इसका उत्पादन कहां होता है? तो इसका जो उत्पादन है, इसका उत्पादन ताउशर, ताउशर नागौर में होता है, नागौर में होता है। वैसे ही मैं बात करूं, देखिए आपने नाम सुना होगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो गेहूं, सॉरी मूंग जो है, वैसे मैं बात करूं तो मूंग को स्थानीय भाषा में तो क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में हरिया कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इनको हरिया कहते हैं, हरिया कहते हैं। ठीक है, इसका भी जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां होता है? इसका भी सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो नागौर में होता है। उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पान मेथी, हरी मेथी, कस्तूरी मेथी, खुशबूदार मेथी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपकी मूंग है, मूंग को स्थानीय भाषा में हरिया कहा जाता है, सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे के अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से सारे के सारे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे की टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो जल्दी से फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। और यहां पर हमने दोस्तों सभी महत्वपूर्ण फसलों के बारे में लगभग बात कर ली है, मैंने पहले भी आपको बताया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और बात कर लेते हैं हरित क्रांति, मतलब क्रांतियों के बारे में, कौन सी क्रांति कब आई, इसको रिलेटेड, इससे लेकर इससे संबंधित क्वेश्चंस अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कौन सी क्रांति कब आई। चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हरित क्रांति को लेकर। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हरित क्रांति आई कब थी। तो 1967-68 में एक क्रांति आई थी। इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है इसका जनक कौन है और इसका मेन टारगेट क्या था, ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जनक की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग। बात करते हैं कब आई ये भारत में, 1967-68। आगे बात करें भारत में इसका जनक कौन है हरित क्रांति का, भारत में जनक वो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इसके तहत मतलब ये जो क्रांति आई वो किसके लिए आई थी, तो ये खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में या खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में, उत्पादन में वृद्धि हेतु, वृद्धि हेतु मतलब जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए ये क्रांति आती है। और खाद्यान्न फसलों में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गेहूं और चावल। नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में इसका जनक कहलाता है, भारत में कौन कहलाता है, भारत में कहलाता है, भारत में आए कब 67-68 में, और भारत में कहलाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति आती है। अब बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में कौन से, तो देखिए हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं
हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो आपकी हरित क्रांति है इसके तहत क्या किया गया है, एक तो गेहूं, ये गेहूं तो कहां से मंगवाए गए, मैक्सिको, मैक्सिको से। और एक चावल, ये कहां से मंगवाए गए, फिलीपींस से। ठीक है, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल मंगवाए जाते हैं दोस्तों। मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल की चावल की किस्में मंगाई गई और इनको लाकर यहां पर इसका प्रयोग किया गया। मतलब इस हरित क्रांति के तहत खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनकी अच्छी किस्में यानी कि बाहर से लाई गई। जैसे कि मैं बात करूं गेहूं की मैक्सिको से, चावल की फिलीपींस से, और यहां लाकर पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले बेल्ट में, या यूं कह सकते हैं कि इस पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट में सबसे पहले इसका प्रभाव, या यूं कह सकते हैं कि ये जो किस्में ये उगाई जाती हैं और अच्छा परिवर्तन इनका देखने को मिलता है। लेकिन जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव ये किस पर पड़ा, ये गेहूं की फसल पर पड़ा, गेहूं की फसल पर पड़ा, फसल पर पड़ा। तो ये ध्यान रखें आप। हरित क्रांति कब आई, तो आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति आई थी, वो आई थी 67-68 में। किसके लिए, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा। इसके तहत गेहूं की किस्में, गेहूं मैक्सिको से और चावल फिलीपींस से लाए गए और सर्वाधिक प्रभाव जो इसका पड़ा वो पड़ा गेहूं की फसल पर। तो ठोको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात करते हैं अगली क्रांति की, श्वेत क्रांति के बारे में हम बात करते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति आई थी, कौन सी आई थी, श्वेत क्रांति। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। श्वेत क्रांति 1970 में आती है और इसका संबंध किससे था, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु। इसके जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, वर्गीज कुरियन। और बात करते हैं अमूल डेयरी गुजरात से प्रारंभ हुई। अमूल डेयरी गुजरात, यहां से क्या होती है, प्रारंभ। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है श्वेत क्रांति के बारे में, क्या ध्यान रखना है कि जो श्वेत क्रांति आती है 1970 में आई और 1970 में ये क्रांति किसके लिए आती है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन के लिए ये क्रांति आती है दोस्तों। और दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, 1970 में दुग्ध उत्पादन के लिए ये क्रांति आती है। इसका जनक जो है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और इसकी शुरुआत अमूल डेयरी गुजरात से होती है। ठोको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब देखो, देखो मैं आपके एग्जाम के हिसाब से चल रहा हूं, टेंशन ना ले, उसी स्पीड से मैं चल रहा हूं, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करना है। ठीक है, हो जाएगा, नो टेंशन रहे। अब कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी क्रांतियां हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति की अगर दोस्तों बात करते हैं तो जो आपकी लाल क्रांति है ये किसके लिए आती है, मांस, मांस व टमाटर उत्पादन हेतु। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन के लिए। गौल क्रांति,
आलू उत्पादन हेतु रजत क्रांति, अंडे उत्पादन हेतु क्लियर, लाल क्रांति किसके लिए आई, मांस और टमाटर के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन के लिए, रजत क्रांति जो आपकी रजत क्रांति है वो अंडे उत्पादन के लिए आती है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन हेतु, झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई, तो वो आई आपकी गुलाबी क्रांति। उसके बाद आगे अगर हम बात करें अन्य क्रांतियों को लेकर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आपकी बादामी क्रांति भी आई थी, भूरी क्रांति भी आई थी, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन हेतु, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, जल्दी से ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किसके लिए है, एग्जाम में पूछ लिया जाए बादामी क्रांति किसके लिए आई थी, किसके उत्पादन में बढ़ावा के लिए आई, तो ध्यान रखना है मसाला उत्पादन, मेरे साथ के साथ उतारते जाओ, मसाला उत्पादन हेतु। नीली क्रांति मछली उत्पादन हेतु, नीली क्रांति मछली, गुलाबी किसके लिए थी, झींगा मछली के लिए, ये मछली के लिए, मछली उत्पादन हेतु। कहीं पर प्याज भी मिल जाता है इसके साथ, तो टेंशन नहीं लेनी है। नीली क्रांति तो मछली उत्पादन के लिए यह आती है या आई। सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति बागवानी, बागवानी हेतु सुनहरी क्रांति किसके लिए आई, तो सुनहरी क्रांति जो है आपकी ये बागवानी के लिए आती है। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ लिया जाए धूसर या स्लेटी क्रांति, तो धूसर क्रांति किसके लिए आती है, धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन हेतु, किसके लिए, सीमेंट उत्पादन हेतु। और इसी प्रकार से आपसे पूछ ले जाए इंद्रधनुष क्रांति, इन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए एक अंत में जो क्रांति आई उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन क्रांति के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मूक क्रांति, मूक क्रांति किसके लिए आई, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख ले, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए आई थी, मोटे अनाजों के उत्पादन में बढ़ावा हेतु, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं मूक क्रांति। आगे अगर हम दोस्तों बात करते हैं मूक क्रांति के बाद प्रोटीन क्रांति, दलहन में प्रोटीन क्रांति, दलहन के उत्पादन हेतु। तो ये थोड़ा सा आप इन क्रांतियों को लेकर अच्छे से ध्यान में रख लें, ये क्रांतियां महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। चलिएगा, अब देखो ये क्रांतियां मैंने बता दी, एक और ध्यान रखना है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष
क्रांति, ये किसके लिए आई? तो ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु, तो ये क्रांतियां थी। वैसे जितनी नहीं पूछी जाएगी आपसे उतनी मैंने आपको लिखा दी है, नो टेंशन रही आप। तो ये क्रांतियां थी। तो ठीक है दोस्तों, अपना समय होता है समाप्त, और आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।